राधे राधे दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए सोर्सेज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो यूपीएससी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में दे चुकी है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति हेतु कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। ये बड़ा ही जितना इजी क्वेश्चन है उतना ही ट्रिकी क्वेश्चन भी है। बड़ा ट्रिकी से पूछा है इस क्वेश्चन को, ट्रिक से, कि हड़प्पा संस्कृति हेतु कोई साहित्यिक स्रोत तो नहीं है और वैदिक काल के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। तो इस तथ्य की पुष्टि कीजिए कि हम हड़प्पा संस्कृति में देखें तो वहाँ पुरातात्विक साक्ष्यों की भरमार है, साहित्यिक स्रोतों की तो बिल्कुल ही कमी है, और जो थोड़ी बहुत हमें मिली भी है वो हमें अभी तक जो है लिपि उसकी पढ़ी नहीं गई। और वही वैदिक काल में देखें तो हम वैदिक काल में हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्यों का अभाव रहा है, साहित्यिक स्रोतों की भरमार है। तो इसके स्पष्ट करना है। समय दर समय जब हम विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमारे अध्ययन स्रोत का आधार बदल जाता है। हड़प्पा काल में जहाँ पुरातात्विक स्रोतों की प्रधानता है तो वहीं वैदिक काल में साहित्यिक स्रोतों की, किंतु फिर भी परिपुष्टि समस्याएं सदैव बनी रहती हैं। जहां तक पुरातात्विक स्रोतों की प्रधानता है, हड़प्पा को नगरीय सभ्यता कहा गया है। पुरातात्विदों द्वारा शोध में शामिल क्षेत्र सिंध हो गया, मोहनजोदड़ो, किरथर पहाड़ियां, चोलिस्तान से नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले। तो वहीं मृद भांड, इमारतों की ईंटों के चबूतरे और फिर पक्की ईंटों का प्रयोग इस सभ्यता की को विशिष्टता प्रदान करता है। मानते हैं कि भाई ऐसी पहली बसी सभ्यता थी हमारे नवपाषाण काल के बाद जो लोगों ने समूह में रहना, एक समाज के रूप में रहना, इकट्ठे समूह में रहना पहली बार लोगों ने शुरू किया था। और यही नहीं बल्कि हमें जो मृद भांड मिले हैं, इमारतें मिली हैं और पक्की ईंटों का यूज, द वे दे लिव, द वे दे फॉलो देयर रिचुअल्स इज वेरी नाइस। तो अगर आप इनकी जल निकास प्रणाली वगैरह और ये सब चीजें देख लो तो ये अपने आप में रिमार्केबल दिखती हैं। फिर अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो सुरकोतड़ा से मिली मृण मूर्तियां जो हमें उस समय के रहन सहन संस्कृति की जानकारी देती हैं। वही कालीबंगन से मिले जुते हुए खेत, लकड़ी के हल का प्रमाण मिलना खाद्यान्न से उनकी श्रेष्ठता को दर्शाता है। तो वहीं मेसोपोटामिया की सिलेंडर आकार की मोहरों का भारत में पाया जाना लंबी दूरी व्यापार की जानकारी देता है। धार्मिक स्वरूप मोहनजोदड़ो से मिली मातृ देवी और पत्थरों की बने लिंग का प्रमाण ये दर्शाता है कि हड़प्पन लोगों का इससे धार्मिक विश्वास जुड़ा हुआ था। यानी कि ऐसी चीजें मिलना और फिर साथ में मोहनजोदड़ो से वो एक हमें मूर्ति मिलना जिन्होंने शॉल ओढ़ रखी है, तो वो भी ऐसे दर्शाते हैं कि पुजारी की वो है। इसका मतलब वो अपने रिचुअल्स करते थे, पुजारी वर्ग भी होया करता था उस समय, तो लोग धर्म से काफी जुड़े हुए थे। जैसे कि इस धर्म में तो ये नदियों से भी इनका बड़ा लिंक जोड़ा गया है, क्योंकि हमें नदियों की पूजा के ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कि आगे जाकर हिंदू धर्म की प्रधानता बनी। फिर शमन पद्धति क्या थी? कबायली व्यवस्था की ओर दर्शाती है। चित्रित धूसर मृदभांड का बनना शिल्प श्रेष्ठता को दर्शाता है कि किस प्रकार जो है ये शिल्प श्रेष्ठता उस समय इतनी ज्यादा चरम पर थी। वही ताबीज, अगर देखा ताबीज भारी मात्रा में मिलना अंधविश्वास को भी दर्शाता है। हम ये भी देख रहे हैं गाइस कि इस समय ना केवल लोग धार्मिक रूप से आगे बढ़ रहे थे और जुड़े हुए थे, बल्कि अंधविश्वास को भी लोग दर्शा रहे थे। यानी कि अंधविश्वास में भी दुनिया उस टाइम भी पड़ी हुई थी। लाइफ आफ्टर डेथ की सोच यानी कि कब्रों में दफनाने की प्रक्रिया को इंगित करता है। यानी कि इनका ये था कि अगर मृत्यु होती है तो उनके साथ उनका समान सार दफनाया जाता था, क्योंकि इनका जो फिनोमिना था वो था लाइफ आफ्टर डेथ कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और ये लोग अपनी जो चीजें हैं इनको यूज कर सकते हैं। फिर वहीं अगर हम वैदिक काल की देखें तो गाइस अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको बारी बारी उस पीरियड की और उस पीरियड की तुलनात्मक एक वो आपको पूरा दिखाना पड़ेगा। फिर वैदिक है तो वैदिक ग्रंथ मौखिक थे, संस्कृत भाषा में रचे गए। काफी समय श्रुति परंपरा में रहने के बाद इन्हें कलमबद्ध किया गया, बाद में जाकर पहले श्रुति साहित्य में, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगर हम देखें तो 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक, 13 उपनिषद का वर्णन हमें मिलता है। फिर वही ऋग्वेद में देखा जाए तो मंत्रों का संकलन, फिर देवीय स्तुति, कुल मंत्र 10,000 है, ऐसा हमें प्रमाण मिलता है। यजुर्वेद से हमें क्या पता चलता है कि ऐसे मंत्र संग्रह जिन्हें पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। प्रकृति के आधार पर ये शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, 2 प्रकार के यजुर्वेद को भी 2 प्रकार से बांटा गया था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यदि हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में ये बताया गया कि ऋग्वेद के लिए
लिए खास स्तुति पद्य का संग्रह इसके अंदर हमें मिलता है। वही अथर्ववेद में हमें लौकिक फल देने वाले कर्मकांड, जादू टोने का, कि उस समय भी लोग ना केवल धार्मिक पक्ष से जुड़े हुए थे बल्कि जादू टोने जैसी चीजें भी उस समय एग्जिस्ट करती थी। वही ब्राह्मण ग्रंथ भी बहुत सारे इस समय लिखे गए। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पे जो ग्रंथों की है, ग्रंथों की प्रामाणिकता ज्यादा है रेदर देन पुरातात्विक स्रोत। फिर ऐत्रेय ब्राह्मण हो गए, पंचविश ब्राह्मण हो गए, शतपथ ब्राह्मण हो गए। इन ग्रंथों में सुव्यवस्थित गद्य लिखे गए हैं और ब्राह्मणों के ग्रंथ के उत्तरकालीन विकास के प्रतीक है। आरण्यक ग्रंथ, ये ग्रंथ विशुद्ध रूप से विद्यापरक है और इसकी रचना जंगलों में हुई है। यानी कि कुछ ऐसे हमारे ब्राह्मण भी रहे जिन्होंने अरण्यक ग्रंथ लिखे। अरण्यक मतलब होता है कि वन में लिखा हुआ है, यानी कि जंगलों में लिखा हुआ ग्रंथ को ही हम अरण्यक ग्रंथ कहते हैं। फिर अरण्यक के उपनिषद की ओर संक्रमण को दर्शाता है। फिर उपनिषद है, उपनिषद वेदांत जो सारे तत्व ज्ञान का सार है, जो देवीय अभिव्यक्ति द्वारा सर्वोच्च और सबसे अव्यक्त उपदेश और ज्ञान है। ब्रह्म और आत्मा एक है, ब्रह्म को छोड़कर बाकी सब मिला हुआ है। यानी कि अगर हम उपनिषद देखें तो उपनिषद का अर्थ यही होता है कि गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठ के जो शिष्य है उनके बीच में वार्तालाप होने को ही हम उपनिषद जानते हैं। फिर ऋग्वेद और सामवेद समाज के मनोभावों को व्यक्त करता है। यजुर्वेद और अथर्ववेद वही उत्तर वैदिक समाज में शुरू हुए विभाजन को दर्शाता है। वही अरण्यक और उपनिषद आर्य जीवन की व्यवस्था को व्यक्त करते हैं, जब लोग भौतिक जीवन के स्तर से ऊपर उठकर मानव चिंतन के प्रति रुझान दिखाने लगते हैं। तो इस प्रकार गाइस ये निष्कर्ष रहा है और हम इस तरीके से इस क्वेश्चन की समीक्षा पूरी करते आ रहे हैं। बाद में इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आप खुद भी कर सकते हैं कि इसके अंदर कंक्लूजन दोनों का आपको सेपरेट मटेरियल दिया गया है, तो किस प्रकार आप इसको यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं वो इजी है। वो 2 से 3 लाइनों में हमारा निष्कर्ष बताना जरूरी होता है, वो एक, वरना उसके बिना जो है हमारा क्वेश्चन वो इनकम्प्लीट लगता है। तो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो। फिर भी अगर आपको कोई अपने व्यूज देने हो तो फिर आप फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।